हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। तो वहीं करीब दोपहर का वक्त, हल्की हल्की धूप पूरे आंगन में इस वक्त फैल चुकी थी। आरव जो अभी भी अपनी ड्राइंग में लगा हुआ था, तो अनन्या की माँ भी पास में बैठी हुई कुछ सब्जियाँ काट रही थी। तो तभी आरव बिना देखे ही अचानक बोल पड़ता है, आंटी। हाँ, आप रोज़ इतना काम करती हो, थक जाती होगी। तो वही अनन्या की माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए, थक जाती हूँ, पर जब घर भरा हुआ होता है तो थकान कम लगती है। आरव ये सुनकर कुछ पल के लिए रुकता है और फिर अपनी पेंसिल को मुंह में दबाने लगता है और फिर कहता है, जैसे जब मैं ड्राइंग करता हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती वैसे। और ये सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। तो वहीं थोड़ी दूर घर के लॉन में मिस्टर वर्मा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आरव जैसे ही उनके पास जाता है, वो वहाँ पर जाकर सीधे खड़े हो जाता है और फिर कहता है, अंकल। तभी अनन्या के पापा अपने न्यूज़पेपर को नीचे रखते हुए, हाँ बेटा, आप मुझे सिखाओगे सीधा कैसे लिखते हैं। आरव की ये बात सुनकर मिस्टर वर्मा आरव के हाथ से उसकी नोटबुक ले लेते हैं और फिर कहते हैं, पर पहले तुम मुझे दिखाओ कि तुम लिखते कैसे हो। आरव ये सुनकर पहले थोड़ा हिचकता है और फिर अपनी पेंसिल को पकड़कर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाने लगता है। तो वही अनन्या के पापा जो बहुत ध्यान से आरव को देख रहे थे और फिर कहते हैं, बहुत अच्छे। तो वही आरव जो ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर कहता है, सच। तो वही अनन्या के पापा थोड़ा मुस्कुराते हुए, हाँ, जो अपनी गलती दिखाने से डरता नहीं है वो सीख जाता है आरव। और वो ये कहते हुए आरव को बस कुछ सिखाने लगते हैं। तो वही कुछ वक्त और बाद अनन्या जो किचन से निकल रही थी, आरव जैसे ही अनन्या को आते हुए देखता है, वो तुरंत बोल पड़ता है, अनन्या देखो, मैंने ड्राइंग बनाई है। अनन्या जैसे ही आरव को सुनती है, वो थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, वाह, ये कौन सा रूम है। तो वही आरव बिना सोचे ही कह देता है, ये मेरा है, यहीं का। अनन्या आरव की बात सुनकर कुछ कहती नहीं है, बस उसके सर को सहलाने लगती है। तो वही मीरा जो दूर से ही ये सब देख रही थी, उसे अब कोई डर नहीं था और ना ही कोई किलिंगनेस, बस एक बच्चा जो बात कर रहा था, हंस रहा था और कुछ सवाल पूछ रहा था। तभी वो धीरे से खुद से ही कहती है, आरव, तुम यहाँ बस अपने लिए हो, अपनी मर्ज़ी से। तो वही अनन्या की माँ जो किचन से चाय लेकर आती है और वो कहती है, बेटा, बिस्कुट लोगे। आरव जैसे ही सुनता है, वो बिना किसी हेजिटेशन के कह पड़ता है, हाँ, पर 2 लूँगा। तभी अनन्या की माँ, 2 क्यों। तभी आरव थोड़ा सीरियस होते हुए, एक मेरे लिए, एक मीरा के लिए। मीरा जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखें अपने आप ही भर आती हैं। तो वही आरव जो अब अनन्या के पापा से कुछ पूछने लगता है और फिर कहता है, अंकल, अगर मैं कल यहाँ भी रहूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो वही अनन्या के पापा आरव के गाल पर अपना हाथ रखते हुए, बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ तुम रह सकते हो, ये तुम्हारा भी घर है। आरव ये सुनकर कुछ बोलता नहीं है, बस उनके पास जाकर बैठ जाता है। आरव यहाँ पे सिर्फ अब मेहमान नहीं था, वो घर के लोगों से बात कर रहा था, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी चुप्पी के साथ। और मीरा जो ये सब समझ रही थी। तो वही मीरा जो खुद से ही बातें करने लगती है, ये सिर्फ अनन्या का घर नहीं है, ये आरव के लिए एक सेफ जगह बन चुकी है। दिन अब पूरी तरह चढ़ आया था। घर में दोपहर की हल्की सी हलचल हो चुकी थी।
कि तभी अनन्या अपने पापा के पास आकर कहती है, पापा मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ। मीरा जैसे ही सुनती है वो बिना सोचे एकदम से कैब देती है। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अनन्या ये सुनकर कुछ पल तो रुक जाती है और फिर मीरा की तरफ देखते हुए, जैसे ये सवाल उसने सुना ही नहीं हो बल्कि उसे महसूस भी किया हो, और फिर बहुत हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ क्यों नहीं। अनन्या का इतना सा जवाब लेकिन मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी राहत ला देता है। तो वहीं कुछ देर बाद अनन्या बाहर आकर अपनी स्कूटी को निकालने लगती है। तो वहीं मीरा जो ठीक उसके पीछे ही खड़ी थी और फिर वो अनन्या से कहने लगती है, तुम स्कूटी पर जाओगी? अनन्या जैसे ही सुनती है वो पहले तो सीधे खड़े हो जाती है और फिर अपने हाथों को फोल्ड करके मीरा की तरफ देखते हुए मीरा से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? मीरा को तो पहले ये अजीब लगता है कि अनन्या उससे इस तरह से क्यों पूछ रही है, लेकिन वो फिर भी जवाब दे देती है, सब्जी मंडी। तो वही अनन्या, बिल्कुल सब्जी मंडी स्कूटी पर जाते हैं, कार में नहीं। अनन्या का इस तरह से कहना ये मीरा के लिए एक टोन था और फिर वो मुड़कर स्कूटी में अपनी चाबी लगाते हुए मीरा से कैजुअली कहती है, हेलमेट पहन लो। और बिना कुछ सोचे एक हेलमेट मीरा की तरफ बढ़ा देती है। मीरा जैसे ही देखती है वो भी अनन्या के हाथ से हेलमेट को ले लेती है। उसको ये सब थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा था, लेकिन तभी वो अनन्या से कहती है, मैंने कभी स्कूटी पे ऐसे नहीं बैठा। अनन्या जैसे ही सुनती है वो हंसने लगती है और फिर हंसते हुए कहती है, तो आपको डर लग रहा है? मीरा ये सुनकर बस अपना हल्का सा सिर हिला देती है। तो तभी अनन्या, तो ठीक है, बस मुझे पकड़कर बैठना और आई प्रॉमिस मैं गिराऊंगी बिल्कुल भी नहीं। अनन्या ये बात थोड़ा मीरा को छेड़ते हुए कहती है और कुछ ही सेकंड में मीरा अब स्कूटी पर पीछे आकर बैठ जाती है। पहले तो मीरा थोड़ी अनन्या से दूरी बनाकर बैठती है, लेकिन जैसे ही अनन्या स्कूटी स्टार्ट करती है वो एकदम से अनन्या से आकर लग जाती है। मीरा को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। और जैसे ही स्कूटी चलती है, रास्ते की हल्की धूप और हल्की ठंडी हवा और मोहल्ले की आवाज़ें जो अब पीछे छूटती जा रही थी। तो वही कुछ देर बाद जैसे ही एक गड्ढा आता है, अनन्या की स्कूटी एक झटका खाती है, जिस वजह से मीरा का हाथ जाने अनजाने में अनन्या की कमर के पास जाकर पहुंच जाता है। अनन्या को ये जैसे फील होता है वो कुछ कहती नहीं है, बस स्कूटी को संभालने लगती है। तो वही थोड़ी देर बाद जैसे ही फिर से एक दूसरा गड्ढा आता है, इस बार मीरा खुद को संभाल लेती है, लेकिन वो इस बार खुद ही अनन्या के पास सरक जाती है। तो तभी अनन्या थोड़ा नॉर्मल होकर, रोड थोड़ी ख़राब है, अनन्या ये कह तो रही थी, लेकिन उसकी इस आवाज़ में एक हंसी छुपी हुई थी। लेकिन मीरा तभी धीरे से कहती है, तुम धीरे चला रही हो ना? तो वही अनन्या, हाँ तुम हो ना पीछे। अनन्या की ये लाइन बहुत सिंपल थी, लेकिन मीरा के दिल में कहीं अटक सी जाती है। इसी तरह अनन्या अपनी स्कूटी को आगे चलाती रहती है। तो वहीं मीरा की भी पकड़
अनन्या पर थोड़ी गहरी हो जाती है। मीरा ने अनन्या को इस तरह से पकड़ा हुआ था मानो वो उस पर पूरा ट्रस्ट कर बैठी हो। तो वहीं आगे बढ़ती हुई स्कूटी के साथ हवा मीरा के हेलमेट के अंदर कानों तक जा रही थी। मीरा को इस बात का एहसास होता है कि उसे डर से ज़्यादा इस वक्त अनन्या के साथ एक सुकून मिल रहा है, जो शायद अब मीरा बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि तभी अनन्या अचानक ही पूछ बैठती है, तुम कंफर्टेबल हो? तो वही मीरा जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और वो बिना सोचे ही कह देती है हाँ, और फिर खुद ही स्माइल करने लगती है जैसे पहली बार उसने ये महसूस किया हो। और उसी मोमेंट पर अनन्या की स्कूटी सब्जी मंडी की तरफ मुड़ने लगती है। दोनों के बीच ज़्यादा शब्द नहीं थे, बस एक छोटी सी क्लोजनेस जो शायद खुद ब खुद बनती जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मीरा को ऐसा लगता है जैसे अनन्या जानबूझकर हर थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लगा रही हो। वो पहली बार तो इस चीज़ को इग्नोर करती है, लेकिन दूसरी बार इस चीज़ से उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। और जब अनन्या तीसरी बार ब्रेक लगाती है तो मीरा को एहसास होता है कि ये झटका सिर्फ सड़क की वजह से नहीं था, ये अनन्या के जानबूझकर करने से ऐसा हुआ है। और तभी मीरा थोड़ी फ्रस्ट्रेट होते हुए अनन्या को जैसे ही अपना नाम सुनाई देता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, बस सामने सड़क पर नज़र रखे हुए अपनी स्कूटी चलाते हुए बहुत नॉर्मली होके कहती है हाँ बोलो। और जैसे ही अनन्या हाँ कहती है स्कूटी एक बार फिर से एक हल्के से ब्रेक की वजह से रुक जाती है और इस वजह से मीरा खुद को संभाल नहीं पाती। वो अनजाने में ही अनन्या के बिल्कुल पास आ जाती है, इतना पास कि दोनों के बीच हवा तक जाने की जगह नहीं होती। और इसी वजह से मीरा का हाथ भी अनन्या की कमर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। मीरा को पहले ये अजीब तो लगता है, लेकिन उसका हाथ वहीं पे रुक सा जाता है। तो वहीं अनन्या जो मीरा की इस हरकत से मन ही मन बस मुस्कुराई जा रही थी, तो वहीं अनन्या अब बस बहुत स्लो स्पीड में अपनी स्कूटी को चलाने लगती। उसकी सांसें अब थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। तो वहीं मीरा की भी सेम ही हालत थी। मीरा का दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था जितना कि अनन्या का। दोनों की धड़कनें मानो एक ही रिदम में चल रही हो, ना कोई शब्द, ना कोई सवाल, ना कोई बात, बस दो दिल जो एक ही मोमेंट में फंसे हुए थे। तो वहीं मीरा को ऐसा लग रहा था कि अगर अभी ये स्कूटी आज रुक गई तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगी। तो वहीं अनन्या भी जानती थी कि मीरा उसके कितने करीब बैठी हुई है। स्कूटी अब बिल्कुल अपनी स्पीड में चल रही थी, तो वहीं मीरा का भी दिल उसी स्पीड में भाग रहा था। उसके हाथ जो अब बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे और इस तेज़ हवा में भी उसके माथे पर कुछ पसीने आ चुके थे, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे ही अचानक ही वो खुद को अनन्या के बिल्कुल करीब खींच लेती है। मीरा का अनन्या का इस तरह करीब जाना, मीरा ये बात खुद भी नहीं समझ पा रही थी। ये बस वो हीट थी जो बहुत टाइम से मीरा और अनन्या के बीच पनप रही थी। और वो पीछे से ही अपने दोनों हाथ अनन्या के आगे ले जाकर उसको हग कर लेती है और अपने हेड को अनन्या के शोल्डर पर रख देती है। मीरा ये कर तो रही थी, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अनन्या उसे खुद से दूर ना हटा ले। लेकिन अनन्या जो शायद खुद भी यही चाहती थी और वो मीरा को ऐसे ही रहने देती है, तो वहीं मीरा की भी सांसें बस उसी पल में अटक जाती हैं। अनन्या भी अपनी स्कूटी की स्पीड को थोड़ी कम कर लेती है
और जैसे वो अपनी स्कूटी की स्पीड कम करती है, अनन्या का एक हाथ अनजाने में ही जहाँ से मीरा ने उसको होल्ड करके रखा था, मीरा के हाथ से टकरा जाता है। ये सिर्फ एक टच नहीं था, ये वो एहसास था जिसे अनन्या फील करना चाहती थी। जब अनन्या का हाथ मीरा के हाथ से टच होता है, पहले तो वो उसको हटा लेती है, लेकिन फिर खुद जानबूझकर ही अपने हाथ को मीरा के हाथ पे रख देती है। अनन्या जहाँ सिर्फ एक हाथ से स्कूटी चला रही थी, तो दूसरे हाथ से मीरा के हाथ को अब पकड़ चुकी थी। दोनों को ही हवा चारों तरफ से छू के जा तो रही थी, लेकिन दोनों के ही बीच हवा की एक जगह तक नहीं थी। मीरा को अब इतना सुकून मिल रहा था जिसे वो अपने बड़े से घर में भी नहीं ढूंढ पाई थी। मीरा ने अपनी ठुड्डी को अनन्या के कंधे पर इतना नज़दीक रखा हुआ था कि अनन्या को मीरा की सांसों की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। मीरा कुछ कह तो नहीं रही थी और ना ही अनन्या, लेकिन ये दोनों जानते थे ये सिर्फ एक सब्जी मंडी तक का सफ़र नहीं है, बल्कि दोनों के बीच ये वो एहसास है जो शायद ही एक दूसरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ मीरा को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल सीधे अनन्या के दिल से बात कर रहा हो, और कहीं ना कहीं अनन्या भी ये बात जानती थी, अगर उसने अभी मीरा का हाथ छोड़ दिया तो शायद वो खुद टूट ही जाएगी। और इसी तरह इनकी स्कूटी आगे बढ़ती रहती है, और जैसे ही सब्जी मंडी पास आती गई, अनन्या मीरा के हाथ को उतना ही कसकर पकड़ने लगी थी। अनन्या की वो सिर्फ पकड़ नहीं थी, उसमें एक सवाल था, एक डर और कुछ एहसास जिसका नाम शायद उसने अभी लिया तक नहीं था। तो वहीं मीरा को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसने अनन्या को पीछे से थामे हुआ है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उसे भी अनन्या की आदत पड़ चुकी है। कि तभी अनन्या एक हल्की सी सांस लेती है और फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है, मीरा, हम आ गए। वो बस इतना ही कहती है, ना अपना हाथ मीरा के हाथ से हटाती है और ना ही उसे पीछे होने के लिए कहती है। तो वही मीरा जैसे ही वो अनन्या की आवाज़ सुनती है, उसको अचानक ही एहसास होता है कि वो इस वक्त कितना अनन्या के करीब है, और वो थोड़ा पीछे हटने लगती है और अनन्या से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। और जब मीरा ये कर रही थी तो अनन्या भी कहाँ मानने वाली थी, वो भी अपना हाथ मीरा को हटाने नहीं देती। और तभी मीरा, अनन्या छोड़ो मेरा हाथ, हम पहुंच गए। अनन्या ये सुनकर पहले तो थोड़ा अजीब फेस बनाती है, लेकिन फिर हटा ही लेती है और फिर हेलमेट निकालते हुए स्कूटी से उतरने लगती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो मीरा, जो ठीक उसी के सामने ही खड़ी हुई थी, दोनों इस वक्त इतने नज़दीक खड़े हुए थे कि मीरा इस वक्त साफ देख सकती थी अनन्या की आंखों में अपने लिए बेचैनी। तो वहीं अनन्या अपना हेलमेट मीरा की तरफ बढ़ाते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा था। अनन्या की इस बात में कोई झूठ नहीं था, लेकिन कोई सच्चाई भी नहीं थी। तो वही मीरा, मैं डर नहीं रही थी अनन्या। अनन्या ये सुनकर मीरा की तरफ देखने लगती है और फिर बिना सोचे ही कह देती है, तो फिर। तो वही मीरा अनन्या की इस बात का जवाब देने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई बात उसके गले से निकलने को तैयार ही नहीं थी, और वो सिर्फ इतना ही कह पाती है, बस अच्छा लग रहा था। ये सुनकर अनन्या का दिल एक पल के लिए तेज़ धड़कने लगता है
और वो बस मीरा से नज़रें चुराने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी स्कूटी को साइड में खड़ा करके कहती है, चलो सब्जी लेनी है। और वो ये कहकर आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही दोनों मंडी के अंदर पहुंचते हैं, चारों तरफ सिर्फ शोर, सब्ज़ी की आवाज़ें, भाव तौल, लोगों की भीड़। और इन सब के बीच मीरा और अनन्या जो अपनी ही दुनिया में थी। मीरा जैसे जैसे वहाँ का माहौल देख रही थी, उसको ये सब पहली बार थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो इस वक्त अनन्या के साथ थी। उसे इस बात की भी खुशी थी। और तभी एकदम से ही वो अनन्या की तरफ अपने कदम को बढ़ा देती है। मीरा ये इतना जल्दी करती है कि दोनों की बाजुएं आपस में टकरा जाती हैं। अनन्या जैसे ही देखती है वो कुछ नहीं कहती, बस थोड़ा मुस्कुराने लगती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद अनन्या एक शॉप पर आलू उठाते हुए कहती है, मम्मी को गोभी भी चाहिए, वो भी लेनी होगी। मीरा भी ये सुनकर बस अपना सिर हिला देती है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ सब्जियों पर नहीं थी। उसके जहन में तो बस वो बात चल रही थी जो कुछ देर पहले स्कूटी पर हुआ था। वो सिर्फ मीरा के लिए मोमेंट नहीं था, वो तो शायद कुछ और ही था। तो वहीं अनन्या भी, जो वो भी खुद से ही लड़ रही थी और फिर खुद ही बड़बड़ाने लगती है, मैंने मीरा का हाथ क्यों नहीं छोड़ा, और अगर छोड़ दिया होता तो क्या मैं ठीक करती। और वो खुद से ही बातें करते हुए सब्ज़ी लेने लगती है। और कुछ ही देर में इनकी सब्ज़ी की शॉपिंग पूरी हो जाती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन नॉर्मल नहीं था तो दोनों के बीच। और जब दोनों स्कूटी की तरफ लौट रहे थे, तभी अनन्या बिना देखे ही कहती है, इस बार धीरे धीरे चलाऊंगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो वही मीरा भी अनन्या की तरफ स्माइल करते हुए कहती है, इस बार मैं भी तैयार हूँ और आई एम श्योर मैं भी इस बार नहीं डरूँगी। अनन्या मीरा का जवाब सुनकर कुछ नहीं कहती। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।